काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ हाजिर हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले सुर्खियों के साथ। संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए भारत ने पेश किया प्रस्ताव। हरित ऊर्जा कूटनीति के नए युग की होगी शुरुआत। सोलर अलायंस और संयुक्त राष्ट्र के बीच में बढ़ेगा निरंतर सहयोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप में हम्फ्री स्टेट क्रीक पुल का किया उद्घाटन। कहा, आजादी के नायकों को नहीं मिला उचित सम्मान। विकास परियोजनाओं का भी किया हवाई निरीक्षण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की विश्व बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात। कोविड के बाद आर्थिक सुधार और भारत की भूमिका पर चर्चा। विकास के लिए फंड बनाने की तारीफ। आईएमएफ ने की भारत के आर्थिक सुधार की सराहना। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी का पार्टी नेताओं को कड़ा संदेश। कहा, मीडिया के बजाय सीधे करें संवाद। अगले साल सितंबर तक होगा पार्टी अध्यक्ष पद का चुनाव। देश में कोविड टीकाकरण 97 करोड़ 23 लाख के पार। पिछले 8 दिनों से 20,000 से कम नए मामले। सरकार ने जारी किया कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ा हुआ सॉन्ग। और अब खबरें विस्तार से। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पेश किया है। यह मसौदा इंटरनेशनल सोलर अलायंस और संयुक्त राष्ट्र के बीच नियमित सहयोग में मदद करेगा, जिससे कि वैश्विक स्तर पर हरित ऊर्जा में बढ़ोतरी और विकास का फायदा पहुंचेगा। यह प्रस्ताव कानूनी प्रश्नों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6ठी समिति के समक्ष पेश किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव को पेश किया। उन्होंने कहा कि सोलर अलायंस न्याय संगत और समान ऊर्जा समाधान की दिशा में अपने प्रयासों के जरिए हरित ऊर्जा कूटनीति के नए युग की शुरुआत करेगा। Granting the International Solar Alliance observer status in the General Assembly would enable the organizations to provide targeted inputs to current and future United Nations processes based on grassroots level experiences from its country programs, its research and public-private cooperation activities, and its global knowledge sharing activities.
ISA is also taking a big step towards addressing some of the questions like technological transfer, storage of solar energy, and even financial assistance to member countries, along with project layout and project planning. भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने से गठबंधन और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक नियमित और अच्छे तरह से परिभाषित सहयोग प्रदान करने में मदद मिलेगी। The granting of observer status to International Solar Alliance in the General Assembly would help provide for a regular and well-defined cooperation between the Alliance and the United Nations that would benefit global energy growth and development. दुनिया भर के देश तेजी से इस अलायंस में शामिल हो रहे हैं। अब तक 98 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 80 देशों ने अनुमोदन पत्र सौंपे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का उद्देश्य इसके सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों का साथ मिलकर समाधान निकालना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को संयुक्त रूप से भारत और फ्रांस ने 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 के सम्मेलन में शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की चौथी सभा का आयोजन 20 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। ये सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। सभा में प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होता है, जो अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय लेती है और इसके उद्देश्य को हासिल करने के लिए साझा कार्रवाई की जाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर अफसोस जताया है कि इतिहास में आजादी के नायकों को पूरा सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन अब उन्हें इतिहास में उचित स्थान देने का समय आ गया है। अंडमान निकोबार के 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन अमित शाह ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से अंडमान निकोबार के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दूसरे दिन अमित शाह ने यहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही अंडमान निकोबार में शहीद द्वीप इको टूरिज्म परियोजना, स्वराज द्वीप वाटर एरोड्रोम, हम्फ्री स्ट्रेट ब्रिज सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं का हवाई सर्वेक्षण भी किया। यहां अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि आज भी अंडमान की हवाओं में सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मौजूद हैं। और आजादी के अमृत महोत्सव में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हाँ आते ही एक अलग प्रेरणा की अनुभूति होती है। यहाँ की हवाओं में आज भी वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संदेश घुला मिला है, आज भी जरा भी डाइल्यूट नहीं हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल का नाम लेते हुए कहा कि आजादी के नायकों के साथ न्याय नहीं हुआ। उन्होंने आगे कहा कि उस वक्त जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज पूरा देश अपने नायकों को सम्मान दे रहा है। सुभाष बाबू और सरदार पटेल 2 ऐसे व्यक्तित्व थे आजादी के आंदोलन के, जिनको भुलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मगर खैर, उस वक्त जो हुआ वो हुआ। आज सुभाष बाबू को पूरा देश सम्मान के साथ याद करे, इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर हम करने वाले हैं। और इसीलिए जहां पर सुभाष बाबू ने ध्वज फहराया था, वहीं पर उसी तिथि पर 75 साल पूरे होने पर मोदी जी ने एक बहुत बड़ा तिरंगा लगाकर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट भी बनाया है और एक देशभक्ति की जागृति का ऊर्जा केंद्र भी बनाया है। अमित शाह ने पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप से हम्फ्री स्ट्रेट क्रीक पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस पुल का नाम आजाद हिंद फौज सेतु रखा गया है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने अंडमान निकोबार के नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर पौधारोपण किया। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिकी दौरे पर हैं और अमेरिकी यात्रा के दौरान वित्त मंत्री ने विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास से मुलाकात की। वॉशिंगटन में हुई इस बैठक के दौरान उन्होंने महामारी के बाद आर्थिक सुधार, कोविड के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत की प्रमुख भूमिका और आगामी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने भारत की ओर से कोविड की दूसरी लहर को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों को साझा किया।
साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत की ओर से निभाई गई भूमिका पर भी बातचीत की। वित्त मंत्री ने विकास के लिए फंड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की सराहना की। उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली तकनीकों पर ध्यान देना जरूरी है। इससे पहले वित्त मंत्री ने विश्व बैंक की विकास समिति को संबोधित करते हुए भारत सरकार की ओर से देश के सतत आर्थिक विकास में की तरफ उठाए गए उपायों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत ने आर्थिक राहत के उपाय संकट को एक अवसर में बदलने के लिए महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार भी किए हैं। It's also looking at how there can be greater convergence among nations so that resources are better utilized, and where there are issues of getting prepared for a future pandemic or future any such emergency where countries will have to respond to help one another. Will there be a better way of doing it than the way we did in this time? So larger issues of global convergence, larger issues of multilateral institution being ready for meeting such challenges, larger issues of having a global envelope which can be contributed by everybody so that there is a better response for any such pandemic if in case we have to face it in the future. उधर IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कोविड-19 महामारी के बीच भारत की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना की है। IMF ने कहा कि महामारी की स्थिति के बीच भारत ने तेज और मजबूत कदम उठाए हैं। साथ ही उसने अपने श्रम सुधारों और निजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखा है। IMF की रिपोर्ट आर्टिकल 4 में आगाह किया गया है कि महामारी से जुड़ी अनिश्चितताओं की वजह से आर्थिक परिदृश्य में अभी अनिश्चितता का माहौल है। निवेश पर कोविड-19 का नकारात्मक प्रभाव जारी रहने से आर्थिक हालात सुधरने में देरी हो सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत सरकार ने महामारी के दौरान समाज के संवेदनशील तबकों को वित्तीय समर्थन दिया, मौद्रिक नीति को उदार किया गया, तरलता के प्रावधान किए गए और नियामकीय नीतियों को नरम किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि महामारी के बावजूद भारत ने श्रम सुधारों और निजीकरण योजनाओं सहित संरचनात्मक सुधारों को जारी रखा है। IMF ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। और बात कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, जिसकी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव अगले साल अगस्त-सितंबर में किए जाने की बात सामने आई है। दिल्ली में आज हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इसका फैसला लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के G23 समूह के नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो ही पार्टी की स्थायी अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि संवादों के लिए मीडिया का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में इस बात की भी जानकारी दी कि अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण ही इसको टालना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगामी विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हम एकजुट और अनुशासित रहते हैं तो अच्छा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने संगठनात्मक चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि पूरा संगठन चाहता है कि कांग्रेस फिर से मजबूत हो। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल ने CWC की बैठक बुलाने की मांग की थी। CWC meeting was conducted to discuss the important agendas. One agenda is one current political situation, to forthcoming assembly elections and organizational elections. Then election of the AICC president, 21st August 2022 to 20th September 2022. 21st August 2022 to 20th September 2022. Election of CWC members and other bodies by the AICC members. During the plenary session, date to be announced later. उधर मानेसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड परिसर में आज NSG का 37वां रेजिंग डे मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के जाबाज कमांडोज को NSG के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी।
एनएसजी के स्थापना दिवस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देश के लिए गर्व की बात है कि एनएसजी आज नवीनतम हथियारों और उपकरणों से लैस है और इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ आतंकवाद विरोधी बलों में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि एनएसजी ने आज जिस तरह से अपनी बहादुरी, कौशल, तकनीक और तालमेल का प्रदर्शन किया है, उससे एनएसजी पर देश का भरोसा और भी बढ़ गया है। इसी दिशा में आपने प्रशिक्षण के बुनियादी ढांचों को और मजबूत करते हुए विश्व स्तरीय इंडोर शूटिंग रेंज तैयार किए हैं। बम प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक वाहनों की खरीद की है और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए एंटी ड्रोन इक्विपमेंट को अपने बल में शामिल किया है। कुल मिला के थ्रेट परसेप्शन टेररिज्म का है और टेररिज्म में अलग अलग प्रकार का है। एक तो आपने देखा है कि ड्रोन का इस्तेमाल, दूसरा जो कन्वेंशनल आतंकवादी गतिविधियां हैं जो देश के कुछ स्थानों पर हो रहा है। तो कुल मिला के उसका मुकाबला करने के लिए एनएसजी पूरी रूप से सक्षम है। और इस मौके पर एनएसजी के कमांडोज ने अपना शौर्य भी दिखाया। जाबाज कमांडो ने ऐसे करतब दिखाए कि हर कोई हैरान रह गया। एनएसजी को आतंकवादी हमलों, बंधक संकट और हाईजैकिंग के खिलाफ अभियान चलाने में महारत हासिल है। और अब वक्त तो चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ जाकर पूजा करेंगे और 250 करोड़ रुपए की केदारपुरी पुनर्निर्माण परियोजना की शुरुआत करेंगे। 1 महीने के भीतर उत्तराखंड का यह उनका दूसरा दौरा होगा। भैया दूज के अवसर पर 6 नवंबर से सर्दियों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री वहां जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में हुनर हाट की श्रृंखला के तहत केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी और अर्जुन राम मेघवाल ने आज रामपुर में हुनर हाट का उद्घाटन किया। इसके तहत देश भर में 75 हुनर हाट लगाए जाएंगे, जिसके जरिए 7.5 लाख कारीगरों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर अगरतला में मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। 3200 किलोमीटर की मोटरसाइकिल रैली में कई जवान शामिल हुए। जेल से निकलने के बाद पहली बार एआईडीएमके की पूर्व महासचिव वीके शशिकला दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की समाधि पर पहुंची। शशिकला काफी भावुक दिखी और नम आंखों से उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पंपोर के अंतर्गत आने वाले द्रांगबल में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक घाटी में पिछले 24 घंटों में 3 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि 2 की तलाश जारी है। ओडिशा में 8वीं और 11वीं के छात्रों की कक्षाएं 21 अक्टूबर से स्कूल परिसर में होंगी। कोविड-19 के कम होते मामलों के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। राज्य में 9वीं और 12वीं के छात्रों की कक्षाएं स्कूल परिसर में पहले से ही हो रही हैं। पुदुचेरी में कोरोना के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कोरोना कर्फ्यू 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 38 युवा डॉक्टरों के एक समूह ने 24 हफ्ते का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मसूरी स्थित आईटीबीपी एकेडमी के परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। टाटा पावर ने जेआरडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट और इंडियन वुमेन पायलट एसोसिएशन के साथ मिलकर भारत की पहली कॉमर्शियल उड़ान पथ को फिर बहाल कर दिया है। इसके तहत एक फ्लाइट ने भुज से मुंबई के लिए उड़ान भरी।
कर्नाटक के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से स्थिति बेहद खराब है। जगह जगह जल भराव हो गया है, इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दक्षिण भारतीय राज्यों में फिलहाल वर्षा की गतिविधियों में कमी आने की उम्मीद नहीं है। केरल के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में आज भारी बारिश हुई, जिसके कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश की होने की आशंका के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया था। और अब बात कोविड टीकाकरण की। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 97 करोड़ 23 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 8 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई। बीते एक दिन में 15,981 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 8 दिन से लगातार 20,000 से कम नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 17,861 कोविड मरीज ठीक भी हुए। इससे स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.08% हो चुकी है। फिलहाल देश में कोविड रोगियों की संख्या 2 लाख के करीब बताई जा रही है, जो कि बीते 218 दिनों में सबसे कम है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कोविड-19 टीकाकरण अभियान से जुड़ा हुआ गीत लॉन्च किया। इसे गायक कैलाश खेर ने गाया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि शीघ्र वैक्सीन की 100 करोड़ खुराक दे दी जाएंगी। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह न केवल सरकारी कार्यक्रम है, बल्कि यह जन आंदोलन है। ये संकट दूर भगाएगा, मिलकर विश्व बचाएं सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी, टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल से 3 दिन के इजरायल के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वह दोनों देशों के बीच में रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर देंगे। इजरायल में नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद भारतीय विदेश मंत्री का यह पहला दौरा है। जयशंकर इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और विदेश मंत्री याजिर लापिड के साथ साथ इजरायल के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। राजदूत और इजरायली विदेश मंत्रालय में महानिदेशक एलन ओपशिज ने ट्वीट कर एस जयशंकर का स्वागत किया और भारत इजरायल को रणनीतिक साझेदार और करीब मित्र बताया। अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से बातचीत की थी। दोनों देशों के बीच में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति भी जताई गई थी। वायुसेना ने कल पहली बार 14 तेजस लड़ाकू विमानों को एक फॉर्मेशन में उड़ाया। लड़ाकू विमानों ने तमिलनाडु में कोयंबटूर के पास सलूर में भारतीय वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी। हवा में कलाबाजी दिखाते हुए तेजस विमानों में हवा में फॉर्मेशन बनाते हुए उड़ान भरी गई। और आईपीएल के बाद तत्काल T20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। ये मैच भी यूएई में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2021 की शुरुआत 17 अक्टूबर यानी कल होगी और फाइनल मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा। 24 अक्टूबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होगा। और बात अगली खबर की। तमिलनाडु के तकनीक विशेषज्ञ से उद्यमी बने अरुण टाइटन ने महापुरुषों की सजीव प्रतिमाओं को बनाया है। हम चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं उनकी कुछ प्रतिमाओं के साथ। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।